नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनाव आयोग के एक फरमान के बाद अब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और हंगामा ही हंगामा है। भले ही बात अभी सिर्फ बिहार की हो रही हो, लेकिन हंगामा पूरे देश में है। और अब आप ये देखिए कि कैसे चुनाव आयोग हर रोज एक नया कन्फ्यूजन एसआईआर को लेकर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को लेकर जो हो रहा है, उसको पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा कि कल सुबह में एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया अखबार में और ये कहा गया कि फॉर्म्स को बिना डॉक्यूमेंट्स के भी, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है कि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही होगा अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आप फॉर्म ले सकते हैं। शाम होते होते तक आप ये देखिए ये कंफ्यूजन को कैसे और बढ़ा दिया गया। ये फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि ये कोरी अफवाह है, डॉक्यूमेंट्स तो हर हालत में देने ही होंगे। और अब आप देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के मुताबिक ये कहा गया है कि फील्ड इंक्वायरी के आधार पर, यानी कि जो ईआरओ है, जो वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि जो फॉर्म्स दिए जाएंगे, उन फॉर्म्स को जो ईआरओ हैं वो उसको देखेंगे ढंग से, और देखने के बाद वो ये फैसला ले सकते हैं कि इस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या फिर नहीं। यानी कि ईआरओ को आप देखिए, जो कि एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, उसको कैसे अथक पावर जो है वो दी जा रही है। ये वो एडवर्टीजमेंट है जो दिया गया था न्यूज़पेपर्स में, और उसके बाद ये कहा गया कि ये अफवाह है, आपको हर हालत में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 लिस्ट दी गई है 11 की, वो आपको हर हालत में देने ही होंगे। आज इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग हर रोज एक नया भ्रम फैला रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चाहे आधार कार्ड हो या फिर वोटर आईडी हो या फिर इसी तरह के डॉक्यूमेंट जो पहले मान्य होते थे आपको एक देश का वोटर होने के लिए, वो अभी भी दूसरे राज्यों में मान्य है, सिर्फ बिहार में नहीं है। और इसीलिए इसमें साजिश की बू आती है कि ये कि एक तरह से बीजेपी के साथ, जो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के साथ मिली भगत करके बीजेपी का एक तरह से पिट्ठू बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है, ताकि आने वाले बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो पूरी तरीके से हारती हुई उसके हाथों से बिहार निकलता हुआ नजर आ रहा है, उसको थाली में सजाकर दे दिया जाए। क्योंकि 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में, उन 8 करोड़ में से 4 करोड़ मतदाता जो हैं, उनके वोटर का जो वोट देने का जो अधिकार है और उनकी नागरिकता, दोनों पर ही एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। और अब आप ये देखिए कि चुनाव आयोग कैसे चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब महुआ मोइत्रा, मनोज झा और इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी इन याचिकाकर्ताओं को लेकर, इनको याचिकाओं को उन्होंने दायर किया है और कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि इसको फौरन सुना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को एक्सेप्ट करते हुए फौरन सुनने के का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। 10 तारीख को इसको लेकर सुनवाई शुरू होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है चुनाव आयोग के इस फरमान को, और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को आना होगा और ये बताना होगा कि आखिर बैठे बिठाए उसने ये फरमान क्यों जारी किया है। क्योंकि ये कहना है साफ तौर पर जो याचिकाकर्ता है उनका कि ये पूरी तरीके से इलीगल है, असंवैधानिक है। चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी नागरिक का जन्म का प्रमाण पत्र मांग सके, या फिर वो इस देश का नागरिक है या नहीं है ये उससे पूछ सके। ये काम होम मिनिस्ट्री का है और ये काम चुनाव आयोग क्यों करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आनन फानन में। 25 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है। 25 दिन में करोड़ों जो मतदाता हैं उनको फॉर्म दिए जाएंगे, वो अपनी डिटेल्स को भरेंगे और उसके बाद ये तय होगा कि वो आगे वोट कर पाएंगे या फिर नहीं, वो इस देश के मतदाता हैं या फिर नहीं। 2 करोड़ के करीब ये बताया जा रहा है कि जो मजदूर हैं या जो बाहर काम करते हैं बिहार से बाहर, वो आखिर इन 25 दिनों में कैसे ये तमाम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 4 करोड़ जो मतदाता हैं, 4 करोड़ जो बिहार के जो नागरिक हैं, बिहार के जो मतदाता हैं, उनकी
यहाँ पर सुनिए कि जब हम बात यहाँ कर रहे हैं कि कैसे क्योंकि बीएलओ ही डोर टू डोर जा रहे हैं और बीएलओ ही जाकर ये डिटेल्स जो है ले रहे हैं, वो बीएलओ जो है वो किस तरह से कंफ्यूज्ड हैं। एक निजी चैनल के एक पत्रकार जो हैं जब उन बीएलओ के पास गए और उनसे पूछा कि आप ये जो फॉर्म है लोगों से, ये दस्तावेज के साथ ले रहे हैं या दस्तावेज के बिना ले रहे हैं, तो कुछ जो बीएलओज हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मैसेज आया है कि हम बिना दस्तावेज के भी ये फॉर्म्स जो हैं वो ले सकते हैं, और फिर बाद में उनसे जो जिनके फॉर्म्स ले जा रहे हैं, जिन लोगों के, जिन नागरिकों के, उनसे बाद में डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जाएंगे। कुछ को ये कंफ्यूजन है कि सिर्फ अभी फॉर्म लिए जा रहे हैं, आगे का पता नहीं है क्या करना है। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, फॉर्म के साथ ही अभी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी प्रक्रिया, जो कि एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है वोट करने का, उसको लेकर जो फरमान जारी किया जा रहा है वो किस तरह से आनन फानन में जारी किया गया है, और कैसे एक कंफ्यूजन, एक भ्रम मतदाता से लेकर बीएलओ अधिकारियों से लेकर सबके अंदर जो है वो पैदा कर दिया गया है, और किसी को नहीं पता है अभी फिलहाल कि आखिर क्या, कैसे और किस तरह से किया जाएगा और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। देखिए, आपको समझने वाली बात यह है कि असली खेल जो है वो दरअसल जब फॉर्म की भरने की तारीख जो खत्म हो जाएगी, यानी कि 25 तारीख, उसके बाद शुरू होना है। उसके बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, वो तय किया जाएगा। इसी सबको देखते हुए अब इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है और 9 तारीख को उसने चक्का जाम यानी कि बिहार बंद का आह्वान किया है। 9 तारीख को पूरा बिहार बंद की बात जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से कही गई है, और अब कुछ न्यूज पोर्टल के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी 9 तारीख को बिहार पहुंच सकते हैं और वो ज्ञापन जो है वो राज्यपाल को सौंप सकते हैं, और ये जो चक्का जाम किया जाएगा, ये जो बंद किया जाएगा, इसका आह्वान राहुल गांधी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक नई जान तो आएगी ही, और साथ साथ जो इंडिया गठबंधन के वहां दल हैं और तेजस्वी यादव से लेकर लेफ्ट पार्टियां तमाम जो हैं वो, उनको भी एक मजबूती मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि जो बात है उसमें भी एक दम आएगा। और अब ऐसे में चौतरफा घिरा हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। एक तरफ आंदोलन की बात कही जा रही है, चक्का जाम होगा, बिहार बंद होगा, दूसरी तरफ आप ये देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, तीसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट 10 तारीख को इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है, और सीधा सीधा आधार ये है कि ये इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चुनाव आयोग ऐसे नहीं कर सकता है, करोड़ों लोगों से उनके वोट करने का अधिकार वो नहीं छीन सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और उसकी शुरुआत करें कि आखिर ये तमाम चीजें कहां जाती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और इन तमाम बातों पर कई याचिकाएं उन्होंने दाखिल की हैं, मुहिम उन्होंने चलाई हैं और उस पर बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। महमूद प्राचा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। महमूद साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, इससे पहले महमूद साहब से मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर वो लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तमाम जगहों पर याचिकाएं जो हैं वो दाखिल करते रहे हैं। महमूद साहब, आपको क्या उम्मीद लग रही है अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 10 तारीख को वो तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है, और ये जो याचिकाएं दाखिल की गई उसका बेस ये है कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या आप कोई उम्मीद देखते हैं? देखिए, मैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब के ही वर्ड लूंगा, क्योंकि मैं ये बात बहुत दिन से बोल रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए। ऐसे किसी भी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब बहुत भारी खतरे मोल लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप लोग ये सोचो कि कोई बहुत बड़ा ऐसा फैसला आपको मिल जाएगा जो कोई बहुत बड़ा अन्याय खास तौर पे डेमोक्रेसी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दे पाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसकी वजह बहुत सारी हैं। उसमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। उसके बाद भी बार बार कई जजेस ने ये बात बोली है कि
जो ऑपोजिशन पार्टी का काम है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। ये महत्वपूर्ण विषय है। और आज स्टे मांगने की कोशिश की गई थी मगर स्टे मिला नहीं है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है, और अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने भी यही बात कही थी, अभी वो खुद उसमें बहस करने के लिए मेरे ख्याल से एक तरीके से बाध्य ही हैं क्योंकि किसी ने उन्हें एंगेज कर लिया होगा। मगर अब मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कह के जाएंगे कोई भी पिटीशन, ये बेसिक बुनियादी बात ये कही जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा चुनाव आयोग करने जा रहा है, वोटर लिस्ट में से नाम काटने जा रहा है। तो एक ये फ्यूचरिस्टिक प्रेयर लेके जब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत आसानी से, हालांकि उसके पीछे क्या खेल हो रहा है ये पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग को कोई पावर नहीं है। चुनाव आयोग जो कोई किसी भी व्यक्ति का नाम अगर एक बार वोटर लिस्ट में आ जाता है तो उस वोटर लिस्ट में से हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, जो सेक्शन 22 और 23 में है। उसके अलावा कोई प्रक्रिया नहीं है। ये काटने का काम चुनाव आयोग के पास स्वयं नहीं है। हाँ, बढ़ाने का काम चुनाव आयोग के पास जरूर है और जो सेक्शन 21 के तहत आता है, तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला जाएगा और क्या कहा जाएगा तो आप ये आराम से समझ सकते हैं कि एक चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट में से नाम काटने जा रहा है, तो ऑब्वियसली जज बोलेंगे कि जब काटेंगे तब आना, अभी तो काटा नहीं है, आप लोग क्यों चुनाव आयोग पे शक कर रहे हो पहले से। ठीक है। अब चुनाव आयोग खुद ये कह रहा है कि सितंबर 1 तक ये प्रक्रिया थोड़ी बहुत पूरी होगी। अब उसी के फौरन बाद, मैं ये आपको गारंटी दे के बात बता रहा हूं, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। वैसे ही आप किसी इलेक्शन को रोक नहीं सकते किसी भी कानूनी इंटरवेंशन के जरिए। ये रोड मैप बिल्कुल तैयार है। मैं ये नहीं मान सकता कि जितने इतने ये सीनियर लोग हैं, ये जो मैंने बात बताई है, इसको ये सोच पाने में बिल्कुल अक्षम हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। लेकिन फिर भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कहते हैं कोर्ट में जाके, तब भी आपको लगता है कि कोर्ट इसमें, क्योंकि ये तो सीधे सीधे कानूनी दावपेच है, कोर्ट तो सबूत देखेगा, कानूनी दावपेच देखेगा। अगर ये कहा जाए कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर मैं वही कह रहा हूं आपसे कि ये आप साबित कैसे करेंगे कि कल चुनाव आयोग करोड़ों जो इनके पन्ना प्रमुख होते हैं वो सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर टारगेट करके उन बूथ में से वोटर लिस्ट के वोटर्स के नाम काटेंगे जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट नहीं देते। ये आप कोर्ट को कैसे दिखाएंगे? आप सिर्फ प्रक्रिया के ऊपर बात करना तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल सकती है। अगर पूरी तरीके से हालात बिना दबाव के होते तो मैं कह रहा हूं स्टे हो जाता, लेकिन क्या दबाव के रहित सिचुएशन है हमारी अदालतों में? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कोई अंधा भी ये बात नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट या हमारे सारे संस्थान संवैधानिक दबाव में नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। अब नुकसान क्या होगा? देखिए, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। ये काम सिर्फ आंदोलन से रुकेगा, बिल्कुल कोई और तरीका है ही नहीं। जन आंदोलन के बगैर ये नहीं रुकेगी बेईमानी और चोरी, जो इतने खुलेआम चोरी हो रही है। तो अब इस जन आंदोलन का क्या नुकसान होगा वो देख लीजिए आप। इस केस के जरिए से अगर स्टे नहीं होता है, अगर सिर्फ नोटिस होके डेट लग जाती है, तो चुनाव आयोग के पास, आरएसएस के पास और बीजेपी के पास ये एकदम लॉजिकल एक आर्ग्यूमेंट रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी प्रेयर्स को नकार दिया तो आपकी बात में दम नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली बैकफुट पे आ जाएंगे। ये नुकसान होने के चांस है और होना इसमें कुछ नहीं है। ये बात मेरे ख्याल से समझनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन अब चले गए हैं तो अब झेलना पड़ेगा जो भी होगा। हम तो अब दुआ ही कर सकते हैं कि अब कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा ऑर्डर आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद उसकी बहुत कम है। आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। तो अब मैं तो इसमें यही समझ सकता हूँ। जी, अच्छा महमूद साहब, इससे पहले सिद्धार्थ जी के पास जाऊं, एक और सवाल जो लगातार हमारे दर्शक लिख रहे हैं। दर्शक ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि उस लिस्ट में से जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें से अगर जो नागरिक हैं उनके नाम अगर कट जाते हैं
वो उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। जो ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 करोड़, कुछ 2 करोड़ कह रहे हैं, इतने तक हो सकते हैं। फिर उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ सवाल वोट डालने का नहीं, यहाँ तो मामला नागरिकता का है। और ये कहा जा रहा है कि चोर दरवाजे से एनआरसी जो है वो लाया जा रहा है। फिर उन मतदाताओं का, उन नागरिकों का क्या होगा? क्या डिटेंशन सेंटर में उनको भेजा जाएगा? 100%, एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट, कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है इस बारे में। ये एनआरसी की तो प्रोसीजर है, चुनाव आयोग को तो किसी के कागज जानने का अधिकार ही नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग का जो कानून है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम क्लियर कट कानून है। वो जो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये जान सके कि वो 18 साल से ऊपर है और वो उसका ऑर्डिनरी रेजिडेंट है नहीं है आरपीएफ उस जगह का। इसके अलावा चुनाव आयोग का कोई कार्य, कोई दखलंदाजी है ही नहीं। ये जो एक्सरसाइज की जा रही है, ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत की कार्रवाई है। ये कार्रवाई इस एक्ट के तहत की है जिसकी चुनाव आयोग को कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज हो रही है उससे नागरिकता जा रही है लोगों की। जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में से गया, उसका, आप तो सिर्फ वोट की बात कर रही है ना, उसकी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, मतलब उसका घर गया, उसका खेत गया, उसकी कार गई, उसको कोई भी नागरिक वाला अधिकार बचेगा ही नहीं। ये नौकरी जाएगी, उसकी डिग्री जाएगी, जो भी उसके पास डिग्री है सब कुछ चला जाएगा। यही बात हम लोगों ने असम में लोगों को समझाई थी जब एनआरसी लागू हो रही थी। पूरे देश में जब शाहीन बाग आंदोलन हुए थे, मैंने स्वयं जगह जगह जाके लोगों को समझाई थी और ये भी बात समझाई थी कि इसमें सबसे कम नुकसान अगर किसी का होगा तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। मैं याद फिर दोहरा रहा हूं, सबसे ज्यादा नुकसान होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग का, उसके बाद महिलाओं का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुसलमानों का सबसे कम नुकसान होगा इसमें। ये जो बार बार मुसलमान करके बीजेपी बात को एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करती है ना, आसाम ने ये बात साबित कर दी है। 20 लाख लोग, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में, जस्टिस गोगोई ने, और कोई भी जज नहीं थे, जस्टिस गोगोई में खास तौर पे उनका नाम ले रहा हूं, कितने ईमानदार या कितने बेईमान थे पूरी दुनिया जानती है उन्हें। आसाम में एनआरसी की लिस्ट जस्टिस गोगोई ने अपनी निगरानी में कराई थी, बीइंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 20 लाख लोगों का एनआरसी में नाम नहीं आया था और उसमें 75% लोग ऐसे थे जो मुस्लिम नहीं थे, और जो 25% बचे थे ना, उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स तो थे, लेकिन अधिकारियों ने उनके डॉक्यूमेंट्स कंसीडर नहीं किए, तो उनकी सबकी नागरिकता आराम से मिल जाएगी। ये जो 15 लाख के करीब लोग बचे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरे लोग, उनकी नागरिकता एनआरसी में नाम आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो बेचारे हैं तो भारतीय, लेकिन हैं तो मुसलमान भी भारतीय। मुसलमानों के पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, क्योंकि दादा परदादा किसी के पास तो जमीन होगी। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास तो 2% लोगों से ज्यादा किसी के पास लैंड का डॉक्यूमेंट ही नहीं है कोई। तो आप साबित करते रहिए फिर। तो ये साजिश सबसे बड़ी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए है। ये सब अभी मैं देख भी रहा था कि किसी पासवान साहब से कोई, जो आप बता रही थी, कोई टेलीविजन या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पहुंच के जाके पूछ रहा था, तो पासवान थे, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और आधार कार्ड आप मानोगे नहीं। देखिए कितने बड़े, मतलब बेशर्मी की कोई हद होती है ना, वो भी क्रॉस। सबसे ज्यादा सटीक, और ये चक्रवर्ती साहब हैं हमारे कांग्रेस के ईगल ग्रुप में, वो उसके आधार जो यूआईएडी का जो प्रोग्राम था उसके वो भी रहे हैं वो। तो ये क्या कह के आधार कार्ड शुरू हुआ था, 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हुए थे पैसे इसमें कांग्रेस के टाइम से, कि ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिससे, जो सबसे बड़ा प्रूफ है आपका आइडेंटिटी का, नागरिकता का, सब चीजों का, आज उसी को मना कर दिया। तो इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसके बाद वोटर लिस्ट में जो नाम होता है, आज भी अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगी तो अपना वोटर लिस्ट आईडी कार्ड दिखाएंगी, तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित डॉक्यूमेंट माना जाता है आपकी आइडेंटिटी का, आपकी सिटीजनशिप का। वोटर लिस्ट में नाम होना सबसे बड़ी गारंटी है आपकी सिटीजनशिप की। अगर वोटर लिस्ट से नाम गया, आपकी सिटीजनशिप गई। ये स्थिति है देश में। और हमारे देश में लोग जो हैं, अभी भी जो विपक्ष की पार्टी है, सिर्फ एक दिन का चक्का जाम का ऐलान किया है। मेरा कहना यह है कि बिहार बंद कंटिन्यूअस होना चाहिए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट पूरे देश में शुरू होने चाहिए, क्योंकि एनआरसी लागू
करने का तरीका शुरू हो गया, एनआरसी लागू कर रहे हैं छदम रूप से, और सभी लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। सीएनआरसी के टाइम पे जो 2020 में प्रोटेस्ट हुए थे, वो दोबारा शुरू पूरे देश में करने का समय आ चुका है। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है, ये खतरा फिलहाल लोगों को लग रहा हो कि बिहार के नागरिकों के लिए है, लेकिन ये खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है, क्योंकि ये खुद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है, लेकिन देश भर में ये इंटेंसिव रिवीजन जो है वो किया जाएगा, और इसके बाद नंबर आने वाला है बंगाल का, और वो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिहार भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बैसाखी उनकी वहां पर है, वो हारे तो केंद्र की सरकार में आपको पता ही है कि क्या बवाल जो है वो हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे ही लोकप्रियता जो है वो मोदी जी की धड़ाम हुई है, तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, और इस सब के बीच चित्रुप का इक्का जो है वो निकाला गया है। जैसे कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, पवन खेड़ा ने कहा ही था कि चुनाव आयोग को अपनी अलग से बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही क्या है, वो जाकर बीजेपी के दफ्तर में ही क्यों नहीं बैठ जाते हैं, हम बिचौलियों से बात क्यों करें, हम डायरेक्ट बीजेपी से बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन गया है। मैं आ रही हूँ आपके पास। एक सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ, आपने एक व्यक्ति का नाम लिया जी, ये जो लिप सर्विस है ना, ये सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है। एक जुमला बोल के, एक शेर पढ़ के, और घर जाके एसी कमरे में सो जाना, अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं, ये इस देश का सबसे बड़ा जहर है। तो ये बहुत बड़ी जो बात इन्होंने कही है पवन खेड़ा जी ने, ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। सड़क पे आके लड़ने को तैयार नहीं है। एक जुमला रात भर सोच के अपने सहयोगियों के साथ मिलके सोच लिया कि चुनाव आयोग को अपना दफ्तर खोलने की क्या जरूरत है। इससे चुनाव आयोग के ईमानदार और बिल्कुल शर्म वाले ऑफिसर्स को क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी दुनिया जानती है। कोई शर्म नहीं है चुनाव आयोग के कार्य जो ऑफिसर्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ जी को मैं शामिल करूंगी इस चर्चा में। सिद्धार्थ जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सब को, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह का एक भ्रम में कंफ्यूजन जो है वो हर रोज फैलाया जा रहा है। वो बीएलओ जिनको जिम्मेदारी आपने दी है वही कंफ्यूज है, उन्हीं को नहीं पता है कि क्या करना है। आप ईआरओस को जो है वो इतनी आप पावर दे रहे हैं। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की उस खबर के हवाले से मैं बात करूं कि आप ईआरओस को इतनी वो दे रहे हैं कि वो तय कर लेंगे, अगर उनको ठीक लगता है तो वो मान लेंगे, उनको ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। आखिर चल क्या रहा है कि कैसा मजाक है नागरिक के साथ, उसके उस फंडामेंटल अधिकार के साथ जो लोकतंत्र की नींव है। जी, जिस तरह से प्राचा साहब ने समझाया वो समझ के एक चीज समझ में आई कि इस देश की जनता को इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए कि भारत में न्यायपालिका कोई विशुद्ध न्याय देती है। मेरे ख्याल से प्राचा साहब ये बता रहे थे कि भारत में न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय देती है, और अगर कानून गलत है तो उसका इसका मतलब है कि निर्णय भी गलत निकलेगा। जिस तरह से प्राचा साहब समझा रहे थे कि कोई एक आदमी मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, वो बंदूक या चाकू लेके आ रहा है, और मैं कोर्ट में गया कि साहब मेरे ऊपर बंदूक ला रहा है, तो पहले चलाने दो उसके बाद आना, बंदूक तो लेके कोई भी घूम रहा है। तो इस तरह की अगर स्थिति आई हुई है तो इसका मतलब मामला कितना गंभीर है ये समझना चाहिए। और जिस तरह से प्राचा साहब ने कहा कि ये सिर्फ कोर्ट कचहरी का मामला नहीं है, क्योंकि किसी के निर्णय पर आप जैसे ही प्रश्न उठाते हैं, आप दूसरी तरफ उसको उस तरह का निर्णय लेने के अधिकार को भी पुष्टिकरण आप दे देते हैं। जैसे ही सामने वाले ने कोई भी निर्णय लिया हो, सही लिया हो या गलत नहीं लिया हो, जैसे ही आप उसके निर्णय पर सवाल करते हैं, इसका मतलब आप छद्म रूप से बाय डिफॉल्ट आप उसको आपके बारे में निर्णय लेने का अधिकार भी दे देते हैं। उसके जब तक आप उसके अधिकार को चुनौती नहीं देते कि आप इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं, तब तक इस चीज का समाधान नहीं होता है। जिस तरह से बिहार में हो रहा है, तो बिहार में भी बिहारी हूं आधा, तो बिहार में एक कहावत है कि भोज का न्योता देने के बाद कोई कोहड़ा नहीं रोपा जाता। मतलब घर में आग लगने के बाद ना आप क्या कहते हैं, कुआं नहीं खोद सकते। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, मतलब गहन पड़ताल है। पिछले एक साल से इतने गहन पड़ताल क्यों नहीं की भैया आपने? एक साल पहले भारत का लोकसभा चुनाव हो गया था, अंतिम एक महीने में ही क्यों कर रहे हैं? 19 ओवर मेडन खेल लोगे और कहोगे कि 20वें ओवर में एक ही ओवर में हम 150 रन बना देंगे। इसका मतलब तो आप मैच हारने का पूरा योजना आप बनाए हुए थे। देखिए, दो चीजें हुई है 2024 के चुनाव ने भाजपा को दो चीजों का एहसास करवा दिया। पहला ये कि भारत की 140 में से 115 करोड़ जनता भाजपा को वोट नहीं करती है। भाजपा को ये अनुभूति हो गई, भाजपा को ये एहसास हो गया।
दूसरा, भाजपा को यह एहसास हो गया कि कहीं पर भी कोई भी चुनाव होता है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर चुनाव में पहले नंबर पर हमेशा क्षेत्रीय दल होते हैं, दूसरे नंबर पर भाजपा होती है, तीसरे नंबर पर कांग्रेस होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, क्योंकि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें 42% वोट पड़े थे क्षेत्रीय दलों को, भाजपा को पड़ी थे 26% और कांग्रेस को पड़ा था 22%। तो बीजेपी को यह समझ में आ गया कि क्योंकि उसके वोट नहीं पड़ रहे हैं, और उसको पता है कि ये जो वोट नहीं पड़ रहे हैं, ये जो सबसे गरीब गुरबा हैं, जो दलित हैं, भाई हमको भी पता है भाजपा 400 पार की बात करती रहती है, वो अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो नीचे का वर्ग है उसको वो ज्यादा मानती नहीं है। इस बार 400 पार इसीलिए मांग रही थी, भाजपा का पूरा हमेशा नारा रहा है कि वो आरक्षण खराब, आरक्षण गलत है, आरक्षण को हटा देना चाहिए। तो भाजपा जानती है कि उसका जो वोटर बेस है, जिसको वोट बैंक कहा जाता है, वो नीचे का तबका, जिस तरह से प्राचा साहब ने कहा कि दलित हों, आदिवासी हों, बहुत गरीब महिलाएं हों, ईबीसी हों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ये सब भाजपा को वोट नहीं करते, क्योंकि भाजपा से उनको कोई लाभ नहीं होता। भाजपा इसीलिए ध्यान में रखिएगा, जब वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो असल में वो क्षेत्रीय दलों को निपटाना चाहती है, क्योंकि भाजपा के केंद्रीकरण को सबसे बड़ा चुनौती देते हैं क्षेत्रीय दल, क्योंकि वही विकेंद्रीकरण का, भाजपा का केंद्रीकरण का जवाब क्षेत्रीय दलों के विकेंद्रीकरण है। इसीलिए भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय दल है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए भाजपा शिवसेना के साथ गठबंधन भी कर लेती है, और फिर थोड़े दिन के बाद शिवसेना को निगल भी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के मुख्यमंत्री को तो जेल में डालती है। आज तक कभी नहीं देखा कि भाजपा ने किसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जेल में डाला हो। एक आध आदमी हेमंत बिश्व शर्मा को, उनके ऊपर केस भी हुआ तो उनको अपने साथ ले लिया। तो भाजपा क्यों, ये चीजें, कुछ चीजें समझ में आ गई हैं कि ये जो जी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट हैं, एससी एसटी हैं, दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, ये लोग ना भाजपा को, वो भाजपा को वोट नहीं करते, और वो वोट करते हैं क्षेत्रीय दलों को। तो जब तक क्षेत्रीय दलों को वो निपटाएगी नहीं ढंग से, उसके लिए कांग्रेस उतना बड़ा खतरा नहीं है। उसके लिए कांग्रेस को 20% वोट आते हैं, क्षेत्रीय दलों को 40% वोट आते हैं, बीजेपी से ज्यादा आता है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दलों को जो वोट करने वाला जो निचला तबका है, उसको वोट को, उसकी वोट अगर वो छीन लेता है, अंग्रेजी में से जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जेरीमैंडरिंग का मतलब किसी चुनावी क्षेत्र में ऐसी धांधली कर दो कि वो चुनावी क्षेत्र का पूरा नतीजा पहले से, एक तरह से जिसे कहते हैं ना फिक्स्ड मैच खेलो, लेकिन वो फिक्स्ड मैच हो। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि होता है जिसको कि बीएलओ कहा जाता है, वो तो चुनाव आयोग का फुल टाइम प्रतिनिधि है, और वो उसी क्षेत्र में रहता है। तो उसको, जब वो फुल टाइम प्रतिनिधि है, तो उसको आज तक पता नहीं क्या कि उसके क्षेत्र में कितने लोग नाजायज नागरिक हैं, या बिना नागरिक घुसपैठिया बांग्लादेश से आके उसके यहाँ वोटर बन गए। इतने साल से उसके पास आदमी था, उसका आदमी था चुनाव आयोग का, उसको नहीं मालूम पड़ा, और अचानक अगले 1 महीने में आप बोल दोगे। जैसे बिहार जैसे क्षेत्र में एक व्यवहारिक समस्या मैं आपको बताता हूँ, बुशरा जी, जी हमको पता है बिहार में काफी गरीबी है, तो बिहार में काफी सारे ऐसे घर हैं जिसमें कि माँ बाप पत्नी ये सब बिहार में रह जाते हैं। घर का एक लड़का, कोई नौजवान होता है, वो कहीं कमाने के लिए जाता है। वो भी जब जाता है तो साल में 1 बार या 2 बार छठ के समय और होली के समय बिहार वापस आ जाता है, क्योंकि उस समय खेती का माहौल होता है। उसके पास थोड़ी बहुत, या तो उसकी छोटी मोटी जमीन है, या तो कहीं का जमीन के साथ उसका ठेका बटैया उसके पास रहता है, कुछ हिस्सा उसके पास रहता है, वो करने के लिए आ जाता है। लेकिन क्योंकि उसकी मुख्य कमाई होती है किसी की पंजाब में, किसी की बंबई में, तो वहां पर जो कमाई होती है, उसका आधार कार्ड तो होता है बंबई का, लेकिन उसका पूरा परिवार और उसका वोटर होता है बिहार का। अब आप कह रहे हैं इस चुनाव आयोग में कि आधार कार्ड को आप मानेंगे नहीं। पहले आप कह रहे थे कि आधार कार्ड से तो आपका आंख और अंगुली सब मिला के आप बायोमेट्रिक हो जाएगा, आपका तो पूरा का पूरा परिचय आधार कार्ड में है। तो इस तरह की बात अगर हो रही है, तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये जेरीमैंडरिंग का खेल हो रहा है। एक चुनाव, पूरे का पूरा चुनाव क्षेत्र को ही धांधली करने का, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कानूनी क्या कहते हैं, दाव पेच खेल के शायद आप जीत नहीं सकते, क्योंकि आप प्रिंसिपल, क्योंकि इन प्रिंसिपल आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सैद्धांतिक रूप से चुनाव आयोग तो यही कहेगा ना, जैसे प्राचार्य साहब ने कहा कि सर हमारा काम है ना, वोटर लिस्ट को साफ करना तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आप इसमें चिंता क्यों कर रहे हैं। अगर वो ऐसा बोल दिया तो इन प्रिंसिपल आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ चैलेंज कर सकते हैं उसकी प्रोसेस को, उसकी
प्रक्रिया को। तो प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अभी प्रक्रिया हुई नहीं है, तो आप इतनी जल्दी आप कंप्लेंट कैसे ला रहे हैं? तो मेरे ख्याल से जिस तरह से प्राचा साहब ने कहा कि इस चीज को एक सामाजिक आपातकाल समझना चाहिए, इस देश को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के विपक्षी दलों को, इस देश के गंभीर चिंतन करने वाले लोगों को, जो लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, उनको आज के समय को एक सामाजिक आपातकाल मानते हुए हर फ्रंट पर इस सरकार के साथ आपको टक्कर लेनी पड़ेगी। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि टक्कर लेते समय आप उनके निर्णयों को जितना सवाल कीजिएगा, उतना वो और मजबूत होते जाएंगे। कहेंगे अच्छा, जैसे अभी हाल फिलहाल में देखिए ना, दिल्ली में एक हुआ था। दिल्ली में इन्होंने अचानक एक कानून लाया कि सारे कार्ड जो 15 साल के हैं वो वापस कर देंगे। लोगों ने जैसे ही हल्ला किया, उन्होंने कहा नहीं, हम वापस ले लेते हैं। मतलब लेने का अधिकार तो मेरे पास ही रहेगा। इसका मतलब आप उनके पावर को जस्टिफाई करते चले जाते हैं। आप जितने बार उनके क्वेश्चन, उनके क्या कहते हैं, निर्णय को गलत या सही के रूप में आप प्रश्न करेंगे, उनके निर्णय लेने के अधिकार को उतना ज्यादा आप पुष्ट करते चले जाएंगे। आपको उनको तोड़ना है तो सबसे पहला आपको सवाल करना है, इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार ही आपको नहीं है। जिस तरह से प्राचा साहब ने कहा कि किसी की नागरिकता, किसी का वोटर कार्ड से नाम काटने का काम चुनाव आयोग नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ये काम कर ही नहीं सकता। चुनाव आयोग का केवल काम है चुनाव करवाना। उसका काम ये नहीं है कि लोगों को आईडी कार्ड देना या उसका आईडी कार्ड लेना। तो मेरे ख्याल से काफी गंभीर मसला है। मेरे ख्याल से इस विषय में और ज्यादा प्रकाश अच्छे से ढंग से इस चीज को और किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, प्राचा साहब अगले सेगमेंट में इसका समाधान भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और आपने एक बहुत सही टर्म जो है वो यहाँ पर रखी है, सामाजिक आपातकाल जैसी स्थिति है, और उसको उसी तरीके से लोगों को देखना चाहिए, और जो पार्टियां हैं उन्हें भी देखना चाहिए। जब वो ये कहती है कि समय कम दिया है, जब आप समय की बात कह देते हैं कि 1 महीने का, तो इसका मतलब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि समय कम है, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन समय कम है, यानी कि 6 महीने 1 साल होते तो ये ठीक होता। तो ये भी एक ये है कि आप अपने केस को किस तरह से सामने रख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये कह के आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। इसलिए महमूद साहब, ये एक सवाल तो है ही मेरा कि क्या अगर इसमें 6 महीने दे दिए होते, 1 साल दे दिया होता और ये पूरा प्रोसेस होता, तो क्या फिर ये सही हो जाता प्रोसेस? और दूसरा सवाल, जो ईआरओ को जो अधिकार दिए गए हैं उसको आप कितना खतरनाक मानते हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबर है उसमें ये कहा गया है कि जब फॉर्म्स दिए जाएंगे उसके बाद ईआरओ को ये अधिकार दिया जा रहा है कि आप उसको चेक करके आप डिसाइड कर लें, यानी कि ये आपकी अकल पर छोड़ दिया गया है कि आप चाहें तो ठीक है, आप चाहें तो नहीं ठीक है। और आपको पता ही है कि सरकार किसकी है, तो किसके हक में फैसला होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपने सही बात पकड़ी है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। और सिद्धार्थ शर्मा साहब ने भी एकदम सही बात पकड़ी है कि भाई प्रक्रिया तो हो रही है ना, वहां आदमी जाना है, खड़ा होना है आपके बाद। अब आप उससे कह रहे हो कि मैंने सफेद रंग की कमीज पहन रखी है, लेकिन बुशरा जी कहती है नहीं आपने काले रंग की पहन रखी है। ये काम जो है ना, ये इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के हाथ में दे दिया गया है। और किसी के पास डॉक्यूमेंट, चलिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तब उसको मान लेगा चुनाव आयोग के अधिकारी, उसकी क्या गारंटी है? जैसा कि असम में हुआ था, आपने तो दे दिए, आपने लिख दिया, वो उसको गलत मान के आपको हटा देंगे। हटाने की वजह यह है कि पन्ना प्रमुखों ने यह बता रखी है, अमित शाह जी और मोदी जी को बात, आरएसएस मोहन भगवत जी को बात, कि ये बूथ में लोग हमें वोट नहीं देते हैं, इसमें जितने ज्यादा लोग वोट देंगे इस बूथ से उतनी हमारे जीतने की संभावना या जमानत बचाने की भी संभावना, जो बिहार में हालत है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज तो उसलिए हो रही है, जैसा अभी सही कहा कि ये 2003 के बाद नहीं हो रही है एक्सरसाइज पहली बार, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ईआरओ जो होते हैं उनको पैसे मिलते हैं इस बात के, एक्स्ट्रा तनख्वाह। वैसे तो वो आम जो सरकारी अधिकारी होते हैं अलग अलग जगहों के, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा स्टाइपेंड मिलता है ये काम रेगुलर बेसिस पे करने के लिए। तो और दूसरी महत्वपूर्ण आपने बात ये कही कि अब आप तो ये कह रही हैं कि हम कंसीड कर रहे हैं। मेरा ये मानना सीधा सीधा है, जितने ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में एडवाइजर बन के बैठे हैं ना, वो सब आरएसएस के एजेंट हैं, ये तो बात तय हो चुकी है। इसीलिए लीडर्स के मुंह से ये बात कहलवा दी जाती है कि टाइम कम है। मतलब आप मर्डर करने की छूट है आपको, लेकिन आप एक साथ पूरा गर्दन नहीं काटोगे।
मतलब आप हफ्ता भर में काटोगे, धीरे धीरे पहले एक उंगली काटोगे, फिर 1 इंच गला काटोगे, फिर दूसरा इंच, फिर तीसरा इंच, ये आपको इजाजत है। ये बात कि आपको गला काटने का अधिकार ही कोई नहीं है, ये कहते हुए शर्म आती है और इसी का फायदा उठाते हैं। और ये सब लोग स्लीपर सेल्स जो घुसे हुए हैं, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, आप तो बुशरा जी कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, आपके दिमाग में ये बात क्यों आ गई? रॉकेट साइंस नहीं है ना ये। कोई भी व्यक्ति जो भी थोड़ा सा भी दिमाग रखेगा, सबसे पहले यही बात कहेगा, कोई बात सही है तो सही है, नहीं तो फिर 1 महीने में क्या, 1 दिन में क्या, या 1 साल में क्या, वो हो ही नहीं सकती। मैं सीधा सीधा सवाल करता हूं, इस कानून में कहां प्रावधान है जो ये चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है इस काम को करने, कहां है प्रावधान? सेक्शन 18 से लेके, मैं तो आपको सेक्शन वाइज पढ़ के बता सकता हूं। सेक्शन 18 ये कहता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक बार किसी का वोटर लिस्ट में नाम आ गया ना, पहले तो ये जिम्मेदारी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स की है, बीएलओस की नहीं है। बीएलओस का कॉन्सेप्ट तो इस बार इन्होंने इसलिए डाला है कि बीएलओस के साथ बीएलएस जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर्स हैं सरकारी, उनके साथ बूथ लेवल के जो असिस्टेंट्स हैं या जो भी हैं, एजेंट, सॉरी, बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सबसे ज्यादा भाजपा के पास हैं। तो हर एक बीएलओ के साथ जो सरकारी अधिकारी होगा, ईआरओ के साथ वाला, ईआरओ को ही वैसे पावर होती है, बीएलओ को तो जबरदस्ती डाल के उनसे हेल्प कराने के लिए बूथ वाइज कर रहे हैं। तो हर एक बीएलओ के साथ साथ एक आरएसएस और बीजेपी का तो बीएलए तो होगा ही होगा, हर एक के साथ। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो हर एक बीएलओ के साथ एक एक नहीं लगा पाएंगे, ये बात गारंटेड है, क्योंकि इतने उनके पास क्षमता नहीं है। तो अब बीएलओ है और आरएसएस का आदमी है, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। मेरे ख्याल से तो जो आरएसएस का व्यक्ति होगा बीएलए, उसकी गाइडेंस में बीएलओ काम करेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब क्या होगा इसका अंजाम, कोई भी समझ सकता है। तो अब आप जाके कोर्ट में क्या समझाएंगे, क्या बताएंगे कि 19 क्या कहता है? कंडीशंस फॉर रजिस्ट्रेशन में आपको बता दूं, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और हर समझदार व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि सबसे अच्छा काम इसमें यह है कि साफ मना कर दें, हाथ जोड़ के, जब भी आपके पास ईआरओ आए। मैं बिहार के लोगों से साफ साफ कह रहा हूं, ये मेरा मानना है, मेरी लीगल एडवाइस है, हाथ जोड़ के साफ मना कर दें, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आपको जो करना है कर लो। आप बेटर कानूनी पोजीशन में रहोगे, आप ज्यादा ताकतवर रहोगे कानूनी हिसाब से, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते तो। मेरा पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लीगल एडवाइस दे रहा हूं मैं। अगर आपने फॉर्म भरा तब आप अपने हाथ काटोगे, क्योंकि चुनाव आयोग के पास कोई तरीका नहीं है कानूनी, गैर कानूनी तरीके से तो कुछ भी कर लें, आपका नाम काटने की ताकत नहीं है। यदि आप खुद ही लिख के दे दोगे कुछ, तो उसमें आपके सिग्नेचर्स और आपके लिखे हुए चीजों को मिसयूज करने के लिए उनके पास ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं प्रावधान बता रहा हूं ताकि आम जनता को पता लग जाए। वकील तो जो 9 तारीख को बहस करेंगे वो करेंगे ही 10 तारीख वो जाने। पहले सेक्शन 19 सब लोग पढ़ लें, 19 सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का। वो क्या कहता है? सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, every person who is not less than 18 years of age on the qualifying date and is ordinarily resident in a constituency shall be entitled to be registered in electoral roll for that constituency। 2 कंडीशन है सिर्फ, 18 साल उसके पूरे कर लेना और वो उस जगह का ऑर्डिनरी रेजिडेंस होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट भी नहीं होना चाहिए। ये कानून है। अब ये फॉर्म भरवा के क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उससे? माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, सिर्फ एक चीज पूछनी है, घर में तो रह ही रहा है वो, और दूसरी चीज 18 साल का हुआ है या नहीं हुआ है। 18 साल 6 महीने का है या 3 दिन का है या 5 दिन का है, ये पूछने का अधिकार भी इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स के पास नहीं है। और जो व्यक्ति है ही 50 साल का, जो व्यक्ति है ही 30 साल का, उससे तो बात करने का भी अधिकार नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 20 भी, ये ऑर्डिनरीली रेजिडेंट भी डिफाइन किया हुआ है। अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द ग्राउंड ओनली दैट ही ओन्स और इज इन पोजेशन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस देयरइन।
अभी जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ना, ये कोई आवश्यक नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट्स हैं भी प्रॉपर्टी के, तब भी आवश्यक नहीं है कि तुम वहां के ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। तो दोनों हाथ में तलवार है फिर उनके। तो ये बुनियादी बात है जो ए पर्सन, पेशेंट, या बहुत सारी कंडीशन दी हुई, मैं सारा पढ़ के आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी घर पे रह रहा है, बस खत्म। और अगर वो 18 साल से ऊपर है, बस खत्म। अब इसको खत्म करने का, नाम काटने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 22 में है, कहीं नहीं है। ये फॉर्म भरवाने की कोई ताकत ही नहीं है। तो मेरा तो कानूनी सलाह यही है, इसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि चुनाव आयोग के अधिकारी आए तो जनता उनका बहिष्कार करे। अगर कुछ वहां पे उनको लीगल एडवाइस अच्छी मिल जाए, वकील अच्छे मिल जाए, तो गैर कानूनी काम कराने के लिए पुलिस पे पकड़ के उनको हवाले और किया जाए। तो ये गैर कानूनी तरीके से आके हमारे से ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसका जिक्र इसमें कोई नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। ये इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनकी ताकत आती है कहां से? जो एक कानून है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, उसके रूल 8 में, इसको खोलो, रूल 8 में यह दिया गया है कि जो ईआरओज हैं वो क्या ले सकते हैं। एक तरह का फॉर्म सिर्फ दे सकते हैं, वो सिर्फ एक तरह का फॉर्म है जो चुनाव आयोग के अधिकारी जो हैं पूछ सकते हैं किसी से। और वो फॉर्म भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। वो है फॉर्म 4। फॉर्म 4 क्या कहता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्म 4, दूसरी वाली किताब में फॉर्म 4 ये रहा। फॉर्म 4 ये फॉर्म 4 ये है, ये देखें आप। बिल्कुल। अब मैं आपको देख पा रहे होंगे कि और सीधा सीधा ये कहता है, यही ताकत है सिर्फ ईआरओ को, क्या कि प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच यू आर रिजाइडिंग हैज बीन टेकन इन हैंड, इट विल ग्रेटली फैसिलिटेट माई वर्क। ये ईआरओ लिख रहा है। इफ यू विल काइंडली कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो आफ्टर रीडिंग द अटैच्ड इंस्ट्रक्शंस एंड हैंड ओवर द असिस्टेंट हु विल कॉल फॉर इट। क्या है इसमें? स्टेटमेंट्स है, नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ एडल्ट सिटीजन्स ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द अबव मेंशन्ड प्रीमिसेस। ये बस, उसके अलावा नेम ऑफ द सिटीजन पूछ सकते हैं, और उसके अलावा फादर और मदर और हस्बैंड का नाम और एज, बस। इसके अलावा कुछ पूछने की ताकत ही नहीं है इनको। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, पकड़ के पुलिस के हवाले और करें जहां जहां अच्छी कानूनी मदद मौजूद है। और घुसने मत दें घरों में अपने, साफ मना कर दें। कोई तरीका नहीं है, वो भी मैं बता रहा हूं, तरीका सिर्फ एक है, सेक्शन 22 में, और उसका पूरा प्रक्रिया है लंबी। नहीं तो अगर आप कुछ लिख के दोगे तो उसको बेस बना के फिर आपका नाम काटने में सक्षम हो जाएंगे। ये सेक्शन 22 भी पढ़ लें सब। उसमें एक तरीका है, उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उसको बुला के सुनवाई देनी पड़ेगी, और एक लंबी प्रक्रिया है वोटर लिस्ट में से नाम काटने की। अब ये कानूनी सलाह है। बाकी अब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, वो करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चौराहे पे, हर गली के बाहर, मोहल्ले के बाहर ये इलेक्शन कमीशन गो बैक के होर्डिंग्स लगाएं, ईआरओज गो बैक। कोई उनको कानूनी ताकत नहीं है, क्योंकि अभी वो 1 महीने पहले तक या 2 महीने पहले तक इस सारी एक्सरसाइज को, सेक्शन 21 की वोटर लिस्ट बनाने की एक्सरसाइज को तो वो कर ही रहे थे ना। ये एक्सरसाइज कभी नहीं रुकती है, ये कंटिन्यूअस साल भर एक्सरसाइज चलती है। तो गो बैक के होर्डिंग्स लगाएं और बिल्कुल मत घुसने दें अपने घरों में। हमने ये सिटीजनशिप जब एजिटेशन चल रहा था CA NRC का, तब भी यही कहा था, वरना उस समय भी
लोग जाने लगे थे, सरकारी अधिकारी लोगों से डॉक्यूमेंट चेक करने। तो कागज नहीं दिखाएंगे, नारे के साथ किसी को घुसने मत दें, बिल्कुल मतलब कोई वायलेंस ना करें, हाथ जोड़ के बिल्कुल उनको बायकॉट करके उनको वापस भेजें। ओके, आप कह रहे हैं कि तमाम तरीके जो है वो लोगों को अपनाने होंगे अगर उन्हें अपने इस अधिकार को बचाना है, अपनी नागरिकता को बचाना है, इसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। और आप तमाम तरीके से जो लीगल पहलू है वो भी इसके यहाँ रख रहे हैं। सिद्धार्थ जी के पास मैं जाऊं उससे पहले एक सवाल और मेरा आपसे प्राचा जी की, ये जो BLO से फॉर्म्स जो भरवाए जा रहे हैं और उन फॉर्म्स में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं जो लोग, उनके साथ क्या हो सकता है? ये तो क्योंकि ये प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, ज्यादातर BLOs जो है वो फॉर्म्स ले रहे हैं, उनमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ किसी की तस्वीर है, किसी की तस्वीर नहीं है। तो क्या 25 के बाद उनके साथ कोई और तरह का खेल शुरू होने जा रहा है? 100% खेल शुरू होगा। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं, अगर आप नहीं दोगे तो आपकी कानूनी पोजीशन में आप स्ट्रांग हो। अगर आप कुछ अपने हाथ से ही लिख के दे दोगे, जैसे अभी सिद्धार्थ शर्मा जी कह रहे थे, खुद ही चले गए, अब मैं भी कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही चले गए ना, अपनी गर्दन खुद सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसका सबसे बड़ा नुकसान यही होगा, अगर स्टे नहीं दिया तो हमारे आंदोलन के लिए भी RSS और बीजेपी के वालों के पास और ECI के पास एक बहाना मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस गैर कानूनी, जो हम कह रहे हैं गैर कानूनी है, गतिविधि पे मोहर लगा दी है। ऐसा मुझे बहुत बड़ा खतरा है। और उसके बाद तो जनता भी बेचारी ये सोचेगी कि हाँ भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी तो इसका मतलब चुनाव आयोग ठीक है, हालांकि वो पूरी तरीके से गलत है। ये बुनियादी बात है। और अगर आंदोलन किया जाएगा तो इसकी कोई कानूनी वो तो है ही नहीं ना। और अगर पूरे सारे लोग बिहार के बाइकआउट कर देंगे इसे, तो क्या चुनाव आयोग को चुनाव कराना नहीं है? लेकिन महबूब साहब, अगर किसी के पास आधार कार्ड है और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा तो वो ले रहे हैं, माना कि वो वोट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस आधार कार्ड से कनेक्टेड उनका नंबर है और वो आधार कार्ड है, तो वो अगर सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं तो फिर लोगों का ये सवाल होगा कि नागरिकता तो नहीं जाएगी, वोट नहीं दे पाएंगे वो। ये भी तो सवाल कर सकता है कोई। मैं यही तो कह रहा हूं ना, इससे फायदा ले रहे हैं तो नहीं ले पाएंगे। जब वोट देने का अधिकार उसी का जाता है जो नागरिक नहीं होता। जो भी 18 साल का व्यक्ति है जिसे वोट नहीं दिया जाएगा, जिसको अधिकार नहीं है, मतलब वो नागरिक ही नहीं है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। ये ऐसा चुनाव आयोग कार्य नहीं कर रही है कि आप यहाँ के नागरिक यहाँ पे वोटर नहीं हो, वहां पे वोटर हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। ये सीधी एक्सरसाइज हो रही है। एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, सिटीजनशिप एक्ट के तहत है, जो ये 2003 की बात कर रहे हैं, जो 1987 की बात कर रहे हैं। ये सारी तारीखें सेक्शन 3 में है। सिटीजनशिप का जो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट के तहत, ये उसकी कार्रवाई हो रही है, इस कानून की, जिसकी उनको पावर ही नहीं है। यही तो बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल इस झांसे में मत आए। अगले दिन से आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी बात को कह के असम में क्या हुआ था, एक गैर कानूनी एक्सरसाइज हुई थी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इतने सालों बाद जाके खत्म की, डी वोटर की। अगर आप लोगों को पता होगा, वोटर लिस्ट में सिर्फ डी लिखा था। उन लोगों की नौकरियां गई, उन लोगों की पढ़ाई करने का हक गया। स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स थे ना, जिनके माँ बाप का वोट के आगे, वोटर लिस्ट के आगे डी लिख दिया गया, 3 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, उनका नाम काट दिया गया कि आप तो सिटीजन ही नहीं हो। ना सिर्फ सिटीजन नहीं हो, बल्कि इलीगल इमिग्रेंट्स हो। एक जो ये RSS के लोग भ्रांति फैलाएंगे गांव जाके कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी CAA के जरिए, ये एक भ्रांति उस टाइम भी फैलाई जा रही थी ना, हमने तब भी समझाई थी लोगों को। तो ये CAA के जरिए नागरिकता ऐसे नहीं मिलती है। CAA में जो नागरिकता जो मुस्लिम्स के अलावा सबको देने का जो प्रावधान है, वो हर एक नॉन मुस्लिम को नहीं मिल जाएगा। उसकी 3-4 शर्तें हैं बड़ी बड़ी। पहली शर्त, जिसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक नहीं हो, बल्कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक देश के नागरिक हो, और आप गैर कानूनी ढंग से भारत में घुस आए हो, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। जैसे ही आप कहोगे कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आपको पहले तो डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा, और दूसरा, आपके सारे प्रॉपर्टी, पढ़ाई लिखाई सब छीन ली जाएगी। ऑटोमेटिक गई।
फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश के नागरिक कैसे हो। आप हो तो भारत के नागरिक, आप खुद ही कहोगे सीए के तहत अप्लाई कर दोगे। जैसे मैं मना कर रहा हूं ये फॉर्म ना भरने के लिए, तो जो सीए में जी। नागरिकता लेने जाएंगे हमारे नॉन मुस्लिम्स, उनको कहेंगे पहले आप ये बताओ पाकिस्तान की नागरिकता के सर्टिफिकेट ला के दो हमें। वो कहां से लाएंगे, वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो भारतीय ही थे, वो तो मजबूरी में फंस गए। तो वो सीए के जरिए अपनी नागरिकता लेना चाह रहे हैं। तो ये जो ये इस चक्कर में है ना कि हमें राशन कार्ड मिल रहा है, वो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हैं। इस आधार कार्ड के जरिए सब चला जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण आप बात ये कह रहे हैं कि यहाँ तो सरकार ये कह रही थी कि दूसरे देश के जो हिंदू हैं उनको, आप जो मुसलमान नहीं है मतलब यानी कि हिंदू या दूसरे और धर्म के, उन लोगों को नागरिकता देंगे। यहाँ तो जो खुद नागरिक यहाँ के हैं, जिनके पास उनके प्रूफ्स है, आधार है, वोटर आईडी है, उनके पास मनरेगा का कार्ड है, दूसरे उनके पास चीजें हैं, उनको आप अचानक से आपने बेआरू मददगार जो है बीच में मझधार में लाकर खड़ा कर दिया कि अब आप ये साबित करिए, आपके आबा और अजदाद जो है वो यहाँ रह रहे थे, अब आप अचानक से साबित करिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं या फिर नहीं है। यानी कि सरकार जो है और चुनाव आयोग माई बाप बन गया है अपने ही देश में। आपने हमें एक तरह से, आपने हमें अपने ही देश में अनजाना और एक विदेशी बना रहे हैं आप। एक तरह से इसे ऐसे ही देखा जाना चाहिए। लास्ट टिप्पणी आपकी सिद्धार्थ जी, कि कितना खतरनाक जी है ये, और ये लोगों को शायद लग रहा हो कि ये बिहार तक है, लेकिन ये तो बंगाल में तो सबसे बड़ा खेल होगा, बिहार से भी बड़ा, अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है तो। जी, खतरनाक तो है, लेकिन जैसे प्राचा साहब ने समझाया, इसको डील करना, इसको काटना भी बहुत आसान है। अगर लोग इस चीज को ढंग से समझे, जो उन्होंने कहा उसी को अगर मैं सरल भाषा में समझाने के आसान बताऊं, तो एक तो हम लोगों को ये गलतफहमी नहीं पालनी कि हमें कोई नागरिकता देता है। हम किसी देश के नागरिक होते हैं, कोई दे या नहीं दे। भारत में जिस समय अंग्रेज भी थे, उस समय भी मेरे दादाजी पैदा हुए तो वो भारतीय नागरिक थे। मेरे पिताजी पैदा हुए उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भारतीय नागरिक हैं। मेरा बेटा आज पैदा हुआ, बीजेपी की सरकार है, तब भी वो भारत का नागरिक है। तो भारत की नागरिकता कोई सरकार नहीं देती है। आप भारत में पैदा हो गए, आप खुद नागरिक बन गए। तो सबसे पहले हमें, हमारे अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमारी नागरिकता कोई सरकार देती नहीं है। हम पैदा हो गए तो नागरिक हो गए। मान लीजिए मेरे पास नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कोई आदमी हमको खून कर देगा और उसके ऊपर केस नहीं होगा, क्योंकि आपने तो किसी को मारा ही नहीं, क्योंकि वो नागरिक ही नहीं था, उसके पास कागज नहीं था। सिद्धार्थ शर्मा के पास कोई कागज नहीं है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी मुझे मार देगा और उसके ऊपर केस नहीं चलेगा? ऐसा तो होता नहीं है। केस तो चलता है, भले आप नागरिक नहीं भी है तो आप गलत काम किए हैं ना, बिना नागरिक को भी मारे हैं तो केस होता है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से प्राचा जी ने जो कहा, उस चीज से हमें ये समझना चाहिए कि हम नागरिक, हमें कोई सरकार देती नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। और अगर हम नागरिक हैं तो इस देश में एक बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे प्रधान जी अगर डिग्री नहीं दिखाते तो हम भी, कोई जरूरी नहीं है कि अपना वोटर कार्ड किसी को दिखाए। भारत के प्रधान जी अपना डिग्री नहीं दिखाते, हम भी नहीं वोटर कार्ड दिखाएंगे, कौन क्या बिगाड़ लेगा कोई? तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपका आईडी कार्ड मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये चीज जो प्राचा जी ने बताई है, ये चीज हर आदमी समझ ले। और कोई भी अगर इलेक्शन कमीशन से उनके घर आता है, तो जैसे उन्होंने कहा कि आप आए हैं, आप हमसे कोई सवाल पूछने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे पास अपना वोटर आईडी कार्ड है, मैंने पिछले बार वोट दिया है, इस बार आप नहीं भी करोगे तो हम जाएंगे तो आपको वोट दिलवाना पड़ेगा, हमको आप रोक नहीं सकते। दिक्कत ये होगी कि अगर इनकी बातों में आके लोगों ने अपने कागजात देने शुरू कर दिए, लोगों को अगर सच में लगा कि हाँ मेरी नागरिकता शायद ये देंगे या नहीं देंगे, हम अपने अस्तित्व को, कभी भी हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने अस्तित्व को किसी दूसरे के कहने पर हम साबित करने की जरूरत हमें महसूस ना हो। हमारा अस्तित्व है, अपने आप में है, आप चाहें या नहीं चाहें। और अगर कोई बहुत ज्यादा सवाल करता है तो भैया भारत छोड़िए ना सर, इस देश के प्रधान जी खुद अपनी डिग्री नहीं दिखाते हैं फिर भी चल रहा है, तो हम अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाएं तो कौन सा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वोट तो हम भी दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये डिग्री की तो बात बहुत दूर की है सिद्धार्थ। आज लगता है मोदी जी भी बहुत मेहरबान हो रहे हैं। अगर वो ये जो उन्होंने पासपोर्ट बनवाया होगा अपना, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दे, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो मुझे बता दीजिएगा। मोदी जी की बात बता रहा हूं मैं। दिल्ली में से 90% लोग अगर जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से बता दें, 1987 से पहले के डॉक्यूमेंट्स आपके पास, मेरे पास भी नहीं होंगे।
मोदी जी के पास तो होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या छल कपट कर रखा है बचपन से ही। तो मोदी जी के पास सिर्फ पासपोर्ट के अलावा इन 11 डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, कुछ नहीं होगा। ये मैं मोदी जी की बात बता रहा हूं, और यही बात नीतीश कुमार जी के साथ लागू होगी। कुछ नहीं होगा उनके पास। तो ये स्थिति है, लेकिन ये जबरदस्ती है, अपराध किए जा रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लोगों को चाहिए उठ खड़े हुए और इनको बाइकआउट करके वापस अपने अपने घरों से बाहर निकालें, इनकी बात मत सुने। और लालू जी ने सही कहा, बात आप कह रहे हैं। देख रहा हूं कि 2 गुजराती बिहारियों की नागरिकता छीनना चाहते हैं। ये बुनियादी बात है और कुछ नहीं है। ये गुजरातियों का दोनों का इलाज करना बहुत जरूरी है। ये दोनों गुजरातियों का इलाज बहुत जरूरी हो गया है देश में, वरना ये गुजराती जो दोनों है ना, पूरा देश बेच देंगे। और पूरे देश के लोगों को मिलकर इन दोनों गुजरातियों का इलाज करना चाहिए। और जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के इनके साथ हैं, उनका भी करना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के निकालो आप इनके दोस्त गुजराती जितने भी हैं जहां जहां, और उनके साथ आप कानूनी कार्रवाई करके उनका इलाज करो। मैं तो ये कह रहा हूं, बिहार में लोगों से भी कह रहा हूं, अगर मोदी जी और अमित शाह जी के गुजराती मित्र कहीं मिल जाएं तो उनको सबको पकड़वा के पुलिस के हवाले करो फौरन। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक सवाल है कि हर पार्टी को यहाँ पर ऐतराज है, यहाँ तक कि नीतीश और चिराग पासवान की पार्टी के लोगों ने भी दबे अल्फाज में सही इस पर ऐतराज जताया है। सिर्फ एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं हम, उसको इस पर कोई ऐतराज नहीं है। सवाल ये उठता है, चुनाव आयोग अगर इंडिपेंडेंट संस्था है तो फिर ऐतराज तो तमाम पार्टियों को होना चाहिए कि भाई हमारे वोटर्स के भी नाम कटेंगे, लेकिन उनको परवाह नहीं है। और इसीलिए ये बात जो प्राचा साहब कह रहे हैं, जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, या विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि कैसे एक साठ गांठ है, वो साफ तौर पर दिखती है। और अब ये सवाल ये है कि बिहार की जनता के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, प्राचा साहब आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे तमाम कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि अवेयरनेस फैले, लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचे। और शाम को 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे